दोस्तों दुनिया के अंदर एक इंसान के जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ते होते हैं वो रिश्ते होते हैं माता पिता, भाई बहन और उसके बाद में जो उसकी माँ के रिश्तेदार हैं, उसके पिता के रिश्तेदार हैं। लेकिन दोस्तों इन सारे रिश्तों को इंसान जितनी अहमियत देता है वो वाकई काबिल तारीफ़ होती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में इंसान का एक और रिश्ता बनता है। अगर कोई महिला है तो उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मर्द आता है जिसको वो पहले जानती नहीं है और ना तो वो उसके रिलेशन में है। और दोस्तों कोई अगर पुरुष है तो उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी महिला आती है जो उसके लिए एकदम से अनजान होती है, यानी पति और पत्नी का रिश्ता। और दोस्तों ये रिश्ता एक ऐसा होता है जो आखिर में चलकर सबसे ज़्यादा खास रिश्ता होता है, क्योंकि कोई पुरुष अपनी पूरी संपत्ति की चाबी अगर किसी को दे सकता है तो अपनी पत्नी को दे सकता है, और एक पत्नी जो कि अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को एक ऐसे इंसान के लिए छोड़ देती है जिसको वो पहले से जानती नहीं है। यानी पति और पत्नी का रिश्ता आपस में इतना ज़्यादा पवित्र रिश्ता है कि इस रिश्ते की मिसाल देना शब्दों में पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में न जाने दुनिया को क्या हो गया है कि आज के ज़माने में इस पवित्र रिश्ते को भी लोग अपवित्र करते हुए दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों एक व्यक्ति जो काम के सिलसिले में सुबह सुबह ड्यूटी के सिलसिले में जब घर से निकलता है लेकिन उसके बाद घर लौटकर कभी नहीं आता, और उसकी पत्नी घबराई हुई सहमी हुई पुलिस थाने पहुंचती है, और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में उससे कहती है पुलिस से कि उसका जो पति है पिछले 2 दिनों से घर पे नहीं आया है। और दोस्तों पुलिस उसके बाद में जब इस पूरे मामले की छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद में पुलिस जो खुलासा करती है, यकीन मानिए दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो सुन के हैरत करेंगे कि ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों इस घटना की परत दर परत मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं मैं आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, सारे लोगों की कमेंट्स मैं आज के दिन वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। और आप लोग भी अगर कमेंट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो पे कमेंट्स कर दीजिए। किसी का बर्थडे है, किसी की सालगिरह है, या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं हमारे वीडियोस को, कहाँ से देखते हैं कमेंट्स में बताइएगा, और आपका जो नाम है वो कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में साझा करूँगा। तो दोस्तों चलते हैं, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रामपुर, और दोस्तों रामपुर में ही एक कॉलोनी पड़ती है, इंदिरा कॉलोनी, और यहीं पर एक परिवार रहता है। इस परिवार में पति पत्नी और 2 बच्ची हैं। दोस्तों जो पत्नी है इसका नाम सीमा, उम्र 28 साल, पति जिसका नाम राजीव, उम्र 31 साल। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 28 फरवरी 2023 के रात करीब 8 बजे के आसपास। और दोस्तों 28 फरवरी रात करीब 8 बजे के आसपास एक महिला जिसका नाम सीमा पुलिस थाने में पहुंचती है, और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में वहां पर जो भी पुलिस वाले होते हैं उनसे कहती है कि जो उसका पति है जिसका नाम राजीव है और ये पिछले 2 दिनों से घर पे नहीं आया है, इसलिए ये उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आई है। अब दोस्तों पुलिस वाले जब पूछते हैं कि आखिर पिछले 2 दिनों से जब तुम्हारा पति नहीं आया तो तुम 2 दिन के बाद आखिर रिपोर्ट लिखाने के लिए क्यों आई हो, तो जो सीमा है ये पुलिस से कहती है कि दरअसल पिछले 2 दिनों से ये अपने पति को रिश्तेदारों में, उसके मिलने वालों में, हर जगह ढूंढ रही थी पागलों की तरह। और इतना कहते ही ये जो सीमा है ये पुलिस के सामने रोने लग जाती है। अब दोस्तों पुलिस जब सीमा की बात सुनती है तो उसकी जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है राजीव की, उसके पति की, वो रिपोर्ट लिख लेती है। और रिपोर्ट लिखने के बाद में पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। लेकिन दोस्तों पुलिस अपनी छानबीन करती तो है लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है। दरअसल 5 दिन का समय गुजर जाता है, और इन 5 दिनों में सीमा लगातार पुलिस थाने जा रही थी। उसकी पति की गुमशुदगी की जो रिपोर्ट उसने लिखाई थी उसका क्या स्टेटस है ये लगातार सीमा जान रही थी। उसके बाद में दोस्तों जब 5 दिन का समय गुजर जाता है तो आखिरकार पुलिस सीमा से ही पूछती है कि तुम्हारा जो पति राजीव है ये क्या काम करता है, और आखिर ये रहने वाला कहाँ का है, मूल्यता, और इसकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। तो सीमा बताती है कि उसका जो पति है बहुत सीधा और साफ़ सुथरा आदमी है, किसी से उसका कोई झगड़ा नहीं, कोई तकरार नहीं, और उसका जो पति है ये एक बिजली विभाग में लाइनमैन का काम करता है, और लाइनमैन का काम करता है और साथ के साथ अच्छे पैसे भी कमाता है। और उसका जो पति है ये मूलतः जो गांव इसने बताया वो गांव इसने बताया आगापुर। दरअसल आगापुर की ये फैमिली जो है रहने वाली है। इसके जो सज्जन है उनका नाम रतन लाल। अब दोस्तों पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर जो राजीव है ये गया कहाँ। पत्नी को भी इसने नहीं बताया, अपने माता पिता को भी खबर नहीं की। तो पुलिस के सामने बड़ा सवाल था, इसलिए पुलिस सबसे पहले आगापुर का रुख करती है। और पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो सबसे पहले पुलिस की मुलाकात होती है जो राजीव के पिता हैं रतन लाल उनसे।
और रतनलाल से जब पुलिस पूछताछ करती है क्या तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ पता है, क्या तुम्हारे बेटे ने तुम्हें कोई कॉल की, तो रतनलाल पुलिस को बताते हैं कि पिछले 5-6 दिनों से उनकी बात उनके बेटे से नहीं हुई है। और जब भी वो सीमा को फ़ोन करते हैं तो सीमा यही बताती है कि उसके जो पति हैं राजीव, ये काम के सिलसिले में बाहर गए थे और जब से अभी तक घर नहीं लौटे हैं। और उनके बारे में पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई है। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। अब दोस्तों पुलिस आगापुर में जाके पूरी छानबीन तो करती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है जिससे ये पता लगाया जा सके कि आखिर राजीव कहाँ गया। उसके बाद में पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जहां पर राजीव किराए पर रहता था। वो जगह है इंदिरा कॉलोनी। अब वहां पर पहुंचती है और वहां पे जो लोग हैं आस पड़ोस के, उनसे पूछताछ करती है। दरअसल जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो वहाँ के लोग कुछ राज बताते हैं। वो राज ये होते हैं कि दरअसल जो राजीव है ये 1 नंबर का दारूबाज था और अपना काम तो करता था, लेकिन साथ के साथ बहुत ज़्यादा दारू पीता था, बहुत ज़्यादा जुआ भी खेलता था। और राजीव की पत्नी के बारे में, सीमा के बारे में जब पुलिस पूछताछ करती है तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि जो सीमा है इसके अवैध संबंध है किसी व्यक्ति के साथ में, ऐसा मोहल्ले में लोगों को शक है। दरअसल एक व्यक्ति है जो सीमा के घर पे आता है, लेकिन वो कौन है, क्या नाम है, इसके बारे में नहीं पता। अब दोस्तों पुलिस को लगता है कि वो उस व्यक्ति के बारे में अगर कोई सबसे अच्छी जानकारी दे सकता है तो वो खुद सीमा है। इसलिए पुलिस सीमा के पास पहुंच जाती है और पुलिस जब सीमा से पूछताछ करती है तो सीमा वही रटी हुई बातें बताती है कि उसका पति काम पे गया था, जब से नहीं लौटा, उसके बाद रिपोर्ट लिखाई है। लेकिन पुलिस उसके बाद में सीमा से पूछती है कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिससे तुम्हारे अच्छे नंबर मिलते हैं। तो सीमा जो है बात को गोलमोल कर जाती है और उस व्यक्ति के बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन पुलिस, उसके पास में बहुत सारे रास्ते थे, इसलिए पुलिस जो है अब समझ जाती है कि कहीं ना कहीं सीमा झूठ बोल रही है। इसलिए पुलिस उस सीमा का कॉल डिटेल निकालती है, उसके मोबाइल का CDR निकाला जाता है। और दोस्तों जब CDR निकाला जाता है तो उसमें जो चीज़ें सामने आती हैं यकीनन वो हैरान करने वाली होती हैं। दरअसल जब पुलिस सीमा का CDR निकालती है तो CDR में एक नंबर मिलता है जिस पे सीमा घंटों घंटों बात करती है। अब पुलिस के सामने एक चीज़ तो साफ हो चुकी थी कि सीमा के जो अवैध संबंध हैं किसी के साथ ज़रूर हैं, इसलिए वो जो नंबर था उसकी डिटेल निकाली जाती है। अब जब उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है ये जो नंबर है ये किसी राहुल नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब ये राहुल कौन है, पुलिस जब इसकी छानबीन निकालती है तो पता चलता है कि राहुल और कोई नहीं बल्कि राजीव का ही चचेरा भाई है, जो कि इंदिरा कॉलोनी में ही एक किराए के कमरे में रहता है और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाता है। अब दोस्तों पुलिस को इन दोनों के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए पुलिस इन दोनों को अरेस्ट करती है और थाने लेके पहुंचती है। और थाने ले जाने के बाद में जब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है तो ये दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, बातें गोलमोल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जब अपना अंदाज दिखाती है और पुलिस जब अपनी सख्ती दिखाती है, ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं और ये अपना इकबाल जुर्म करते हैं। लेकिन जो पुलिस को पूरी कहानी बताते हैं दोस्तों, यकीनन उस कहानी को सुनने के बाद में कहीं ना कहीं आप लोग भी हैरत करेंगे, क्योंकि पुलिस के भी पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल सीमा बताती है कि 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी राजीव से, और शादी के बाद जब वो विदा होकर राजीव के घर आई थी तो अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। राजीव लाइनमैन का काम करता था, अच्छे पैसे कमाता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तो सीमा को पता चलता है कि राजीव जो है ये बहुत ज़्यादा दारू पीता है और दारू की जब तलब इसको लगती है तो ये सब कुछ भूल जाता है। लेकिन सीमा इस बात का विरोध इसलिए नहीं करती है क्योंकि राजीव अच्छा पैसा कमाता है, लाइनमैन है, कुछ ऊपर से भी पैसा कमाता है, इसलिए सीमा विरोध नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही दोस्तों शादी के 5 साल गुजरते हैं, इस बीच में राजीव और सीमा को 2 बच्चियां भी होती हैं, 2 बेटियां भी होती हैं। फूल जैसी 2 बच्चियां इनके आंगन में आ जाती हैं। अब दोस्तों जब इनकी 2 बेटियां आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं सीमा को अपनी दोनों बच्चियों के भविष्य की चिंता होती है, क्योंकि उसके जो पिता हैं उन दोनों बच्चियों के, वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं। अब इसलिए सीमा जो है वो एक दिन राजीव से कहती है कि राजीव, हम अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए क्यों ना शहर चलें, क्योंकि शहर में इनकी अच्छी शिक्षा हो सकेगी, अच्छे से पढ़ाई करेंगे जिससे भविष्य में ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अब जब राजीव सीमा के मुँह से ये बातें सुनता है तो कहीं ना कहीं राजीव भी खुश हो जाता है। उसको लगता है कि उसकी जो पत्नी है ये अपनी बच्चियों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, इसलिए राजीव भी शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब राजीव सबसे पहले जो कॉल लगाता है वो अपने चचेरे भाई राहुल को लगाता है और उससे कहता है कि राहुल वो भी शहर आना चाहता है अपनी बच्चियों की पढ़ाई के लिए, ताकि उनकी बच्चियां अच्छे से पढ़ाई कर सकें और फ्यूचर में अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। राहुल, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने का काम है इसका, और किराए के मकान में रहता है, इसलिए राहुल की उस मोहल्ले में अच्छी खासी जान पहचान थी।
अब ये भी अपने भाई राजीव के लिए एक किराए का कमरा ढूंढ लेता है। उसके बाद जो राजीव है ये अपनी दोनों बच्ची और पत्नी के साथ में उस कमरे में रहने के लिए निकल जाता है। वहाँ पे रहने लगता है और वहीं से अपनी ड्यूटी करने लगता है। लेकिन दोस्तों जब ये ड्यूटी करता है और वहाँ से जब लौट के आता है तो काफ़ी ज़्यादा दारू पी के आता है। अब जब ये दारू पीने लगा था, लगातार दारू के नशे में घर आता था, तो हल्के हल्के इसके जो परिवार की माली हालत थी वो एक तरीके से ख़राब होने लगती है, पतली होने लगती है, क्योंकि शहर के खर्चे गांव के खर्चे में थोड़ा डिफरेंस होता है। अब दोस्तों शराब के नशे में जब ये इस तरीके से घर आता तो जो पत्नी थी ये भी कहीं ना कहीं परेशान होती है। ये बहुत ज़्यादा समझाती भी है उसको, लेकिन राजीव के कान पर जूं नहीं रेंगती है। अब ये शराब के साथ साथ जुआ भी खेलने लगा था। शराब जुआ इसकी लत इसको इस कदर लगती है कि ये अपने काम के प्रति भी इतना ज़्यादा एक तरीके से अग्रेसिव नहीं रहता है, और उसके बाद में लगातार जुआ खेलने की वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है। तो राजीव भी सोचता है कि आखिर वो करेगा क्या। उसके आगे 2 बच्चियां भी हैं और वो इस तरीके से लगातार जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, आमदनी उतनी ही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। तो राजीव भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा था। इधर जो राहुल है, राजीव का चचेरा भाई, अब ये अपने घर पे खाना नहीं बनाता था, क्योंकि राजीव उसका भाई यहाँ पे आ चुका था, और जो सीमा है ये उसकी भाभी लगती थी, तो ये अक्सर सीमा के घर जाता और उसी के हाथ का बना हुआ खाना खाता। तो एक खर्चा राहुल का भी राजीव के ऊपर आ चुका था। लेकिन दोस्तों राहुल जब एक दिन सीमा के घर आता है तो उस समय राजीव घर पे नहीं होता है। तो ये सीमा से कहता है कि भाभी क्या आपको पता है, भैया बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और बहुत ज़्यादा कर्जा इन्होंने ले रखा है। तो सीमा कहती है कि दरअसल मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो राहुल बताता है कि मैं जब भी ड्यूटी के लिए निकलता हूँ तो रास्ते में मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे भाई के ऊपर हमारे पैसे आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। और जब सीमा ये बात सुनती है तो वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और वो अपने पति के आने का इंतज़ार करती है। राहुल खाना खाने के बाद में वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही राजीव घर के अंदर आता है ये शराब के नशे में होता है। सीमा जैसे ही कर्जे के बारे में सवाल करती है, जुए और शराब के बारे में सवाल करती है, राजीव जो है सीमा के ऊपर तड़प उठता है। वो उससे कहता है कि कर्जा उसने लिया है, वो अच्छे से जानता है कि कर्जा कैसे चुकाना है, कैसे उसकी भरपाई करनी है। वो अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनता। अब दोस्तों ये लगातार शराब पीने लगता है, लगातार जुआ खेलने लगता है, लेकिन इसकी जो माली हालत थी ये धीरे धीरे इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि इसको अब अपनी दोनों बच्चियों के नाम जो है वो स्कूल से कटवाने पड़ते हैं। अब दोस्तों जब सीमा अपनी बच्चियों के नाम कटते हुए देखती है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और एक दिन जब राहुल घर पे आता है तो सीमा अपने देवर राहुल से कहती है कि राहुल उसका पति जिस रास्ते पे निकला है इसकी वजह से उसकी और उसकी दोनों बच्चियों की ज़िंदगी जो है वो फ्यूचर में बर्बाद होने वाली है। तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक काम करो, मेरे लिए एक नौकरी ढूंढ के दो, क्योंकि मैं अगर काम करूँगी तो मेरे बच्चियों का भविष्य सिक्योर हो सकेगा। तो राहुल जो है वो सीमा से कहता है कि भाभी तुम्हें चिंता करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, दरअसल मैं तुम्हारी नौकरी के बारे में अपनी ही कंपनी में बात करता हूँ। उसके बाद में राहुल वहाँ से चला जाता है और सीमा की नौकरी के बारे में अपनी ही कंपनी में बात करने लगता है। बात हो जाती है, नौकरी की बात पक्की करने के बाद में अब सीमा जो है ये राहुल की ही कंपनी में नौकरी करने के लिए जाने लगती है। सीमा और राहुल दोनों देवर भाभी एक ही साथ ड्यूटी जाते, एक ही साथ आते थे, और दोस्तों इस वजह से इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। इधर जो राजीव था इसकी हालत में बिल्कुल भी सुधार नहीं था। ये लगातार जुआ खेल रहा था, लगातार शराब पी रहा था, जो पैसे कमाता वो इस तरीके से खर्च कर देता। अब दोस्तों इसकी जो हालत थी इस तरीके से जा रही थी। एक दिन राहुल और सीमा जो है ये घर पे अकेले होते हैं और इनके बीच में उस दिन सारे बंधन टूट जाते हैं, सारी सीमाएं टूट जाती हैं और सीमा के ही घर में आखिरकार इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। अब दोस्तों एक बार जब अवैध संबंध बन जाते हैं तो ये रुकने का नाम नहीं लेते और उसके बाद में ये जो सिलसिला है ये रोज़ का हो जाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अवैध संबंध अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो सोचता है कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपती। आखिरकार जो राजीव था उसको अपनी पत्नी के ऊपर शक होने लगता है। अब जब शक होता है तो अपनी पत्नी के ऊपर थोड़ी सी नज़र रखता है और दोस्तों इसी वजह से एक दिन ये अपने भाई राहुल को और अपनी पत्नी सीमा को रंगे हाथों पकड़ लेता है, उनको आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। जब वो इस तरीके से अपनी पत्नी और अपने चचेरे भाई को देखता है एकदम से आग बबूला हो जाता है। अपनी पत्नी के साथ में काफ़ी ज़्यादा मारपीट भी करता है और उसी समय जो राहुल है ये मौका देखते ही घर से फरार हो जाता है। अब राहुल जो है उसने अपने भाई राजीव के घर आना जाना छोड़ दिया था, लेकिन जो सीमा थी इसने नौकरी नहीं छोड़ी थी। ये लगातार ड्यूटी जा रही थी और ड्यूटी जाने के बाद में ये वहाँ से अकेले जाती थी, अकेले आती थी, राहुल के साथ नहीं जाती थी। लेकिन दोस्तों ये राहुल को भूली नहीं थी। दरअसल जब भी राजीव घर से बाहर होता था उसी समय ये राहुल को बुलाती थी और उसके साथ में संबंध बनाती थी। लेकिन जो राहुल है ये सीमा से
उसके साथ में जब टाइम स्पेंड करता था तो उसको डर रहता था कहीं उसका भाई राजीव ना आ जाए, इसलिए ये सीमा को उतना ज़्यादा खुल के टाइम नहीं दे पा रहा था। और इसी वजह से राहुल काफ़ी ज़्यादा परेशान भी था, क्योंकि सीमा के बिना इसको भी अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों, अवैध संबंधों में इंसान को एक दूसरे की लत लग जाती है और उसको लगता है कि शायद उसकी पूरी दुनिया यही सब कुछ है। तो इसीलिए दोस्तों राहुल जो है एक दिन सीमा के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो अपनी ज़िंदगी को अच्छा करना, क्योंकि तुम्हारा पति जिस रास्ते पे चल रहा है इससे तुम्हारी और तुम्हारी बच्चियों की ज़िंदगी खराब होनी है, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो सके तो तुम अपने पति को रास्ते से हटा दो। अब सीमा जब इस तरीके की बात सुनती है तो वो एकदम से घबरा जाती है, लेकिन राहुल सीमा को समझाते हुए कहता है कि दरअसल कानून का एक नियम है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हुए इस दुनिया को छोड़ देता है तो उसकी जो नौकरी है उसके परिवार के किसी सदस्य को मिलेगी, यानी तुम्हारी बच्चियां अभी छोटी हैं तो वो जो नौकरी है वो तुम्हें मिल जाएगी, और उसके बाद में मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मैं भी नौकरी करूँगा, तुम भी नौकरी करोगी, तुम्हारी सरकारी नौकरी हो जाएगी, उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे। अब दोस्तों, जब राहुल इस तरीके का पाठ सीमा को पढ़ाता है तो सीमा भी कहीं ना कहीं तैयार हो जाती है सब कुछ करने के लिए। अब दोस्तों, जब ये तैयार हो जाते हैं एक प्लान बनाते हैं, और प्लान के मुताबिक राहुल अपने एक सतीश नाम का एक व्यक्ति होता है, वो राहुल का दोस्त होता है, जो कि शहजाद नगर थाने के अहमदाबाद गांव का रहने वाला था। सतीश से राहुल जो राजीव के मर्डर की बात करता है उसको सुपारी देता है, और ये जो पूरा मामला है वो सब उसको बताता है। तो सतीश कहता है कि दरअसल इस सब में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, लगभग 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। तो राहुल सतीश से कहता है कि वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, कुछ पैसे कम कर लो। आखिरकार इन दोनों के बीच में 1,60,000 रुपये में डील हो जाती है। और दोस्तों, डील होने के बाद में ये दिन का इंतज़ार करने लगते हैं, कोई सही दिन मिले उस दिन इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया जाए, लेकिन इन दोनों को सही दिन मिल नहीं पाता है। उसके बाद में राहुल कर्रा दिल कर दिल पर पत्थर रखकर एक दारू की बोतल खरीदता है और पहुंच जाता है राजीव के घर। अब दोस्तों, जब ये राजीव के घर जाता है तो उस समय सीमा घर पे नहीं होती है, और ये राजीव से कहता है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके सामने रोने लगता है, रोने का नाटक करने लगता है, एक तरीके से ढिंढोरा पीटने लगता है, और उससे कहता है कि भाई याद करो कि मेरी एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, याद करो कि हम पहले कैसे एक साथ बैठ कर दारू पिया करते थे, और मैं फिर से दारू की बोतल लेके आया हूँ, मेरी गलती को माफ़ कर दो, आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब राजीव जब अपने भाई राहुल के हाथ में वो दारू की बोतल देखता है तो एक ही झटके में वो उसके सारे पापों को माफ़ कर देता है, और उसके बाद में ये दोनों राजीव के ही घर में दारू पीते हैं। और दारू पीते पीते राजीव जो है वो राहुल से कहता है कि दरअसल भाई मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो राहुल पूछता है किस तरीके की मदद? तो राजीव कहता है कि मुझे किसी व्यक्ति से कुछ पैसे कुछ समय के लिए उधार दिला दो, और जैसे ही मैं इन कर्ज़ों को निपटा दूंगा तो बहुत जल्द उसके पैसे भी लौटा दूंगा। राहुल सोचता है कि जिस मौके का उसे इंतज़ार था आखिरकार वो मौका उसे मिल गया। उसके बाद में राहुल कहता है कि दरअसल मेरा एक दोस्त है, उसका नाम सतीश है, जो कि अहमदाबाद गांव का रहने वाला है, और तुम उससे जितने पैसे मांगोगे वो तुम्हें दे देगा, और उसके बाद हल्के हल्के करके तुम उसके पैसे लौटा देना। उसके बाद में ये दोनों 27 फरवरी 2023 को अहमदाबाद गाँव के जो सतीश है उसके घर चले जाते हैं। सतीश ने इस प्लान में अपने दोनों दोस्तों को पहले से ही साझा कर लिया था। दरअसल जो 2 दोस्त थे इसमें अरुण और रवि, इन दोनों को भी साझा कर लिया था उसने। और उसके बाद में जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं तो जो राहुल है उसने पहले ही सतीश को कॉल करके कह दिया था कि वो राजीव को तुम्हारे गांव लेके आ रहा है और इस पूरे काम को, इस पूरी घटना को आज ही अंजाम देना है। तो इसलिए जो सतीश है उसने अपने दोनों दोस्तों को भी वहाँ पर बुला लिया था। अब जब ये दोनों उस गाँव में पहुँचते हैं तो इन दोनों की, इन सारे लोगों के बीच में बात होती है, हंसी मजाक होती है। उसके बाद में ये लोग प्लान बनाते हैं कि चलो पहले दारू पीते हैं, उसके बाद पैसे दे दिए जाएंगे। और उसके बाद ये लोग जंगल जाते हैं, वहाँ पर बैठ के दारू पीते हैं। और जो राजीव है ये भी काफ़ी ज़्यादा दारू पीता है। उसके बाद में जब ये काफ़ी ज़्यादा नशे में चला जाता है तो ये सारे के सारे लोग राजीव का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसके शव को वहीं जंगल में एक गहरा गड्ढा खोद कर वहीं पर दफना देते हैं और सब लोग अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। अब दोस्तों जो राहुल है ये तुरंत आता है सीमा के पास और सीमा को सारी बात बताता है। तो सीमा जो है जब ये पूरा मामला सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, लेकिन राहुल जो है वो सीमा से कहता है डरने की बात नहीं है, बस तुम्हें अब पुलिस थाने जाकर एक रिपोर्ट लिखानी है कि उसका जो पति है वो गुम हो गया है। तो सीमा जो है वो राहुल से कहती है कि पुलिस थाने वो नहीं जाएगी, दरअसल उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो जो राहुल है ये अपनी भाभी सीमा को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, उसे बहुत ज़्यादा समझाता भी है और उससे कहता है कि जब तुम रिपोर्ट लिखा दोगी, पुलिस पूरी छानबीन कर लेगी, लोगों को पता चल जाएगा कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद ही तुम्हें नौकरी मिलेगी, अदरवाइज़ नौकरी नहीं मिलेगी। तो सीमा जो है वो थाने जाने के लिए तैयार तो होती है, लेकिन वो कहती है कि वो अकेले नहीं जाएगी, तुम्हें उसके साथ जाना होगा।
अब दोस्तों राहुल जो है वो सीमा से कहता है कि वो उसके साथ पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो उसके साथ गया तो हो सकता है कि पुलिस को उनके ऊपर शक हो जाए। लेकिन वो इतना कर सकता है कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा रहेगा और तुम पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाना। उसके बाद दोस्तों 28 फरवरी को लगभग रात के 8 बजे के आसपास, क्योंकि 28 फरवरी का जो पूरा दिन था ये गुजर चुका था एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए कि पुलिस थाने जाने के बाद में रिपोर्ट भी लिखानी है। अब उसके बाद में जाने के बाद में जो राहुल है ये थाने के बाहर खड़ा हो जाता है और सीमा जाकर थाने के अंदर पूरी रिपोर्ट लिखाती है। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस के सामने ये दोनों जब अपना इकबाल जुर्म करते हैं तो पुलिस भी कहीं ना कहीं हैरान होती है, और जब लोगों तक ये बात पहुंचती है तो लोग भी हैरान और परेशान होते हैं। उसके बाद में पुलिस इन दोनों की तहरीर पर सीमा, राहुल और राहुल का दोस्त सतीश और सतीश के दोनों दोस्त अरुण और रवि, इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन 5 लोगों को जेल भेजती है। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसे अवैध संबंधों में न जाने कितनी ही फैमिलियाँ इसमें बर्बाद हो गई। आप लोग इस घटना के बारे में जो भी बोलना चाहें कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं, और अब वक्त होता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। तो दोस्तों हमारी वीडियो पे कल के दिन जो पहला कमेंट्स किया था ये किया था टाइटल गेमिंग वायरल ने, और इनका नाम की जो आईडी है वो इस तरीके से, बाकी ये लिखते हैं वेरी वेरी नाइस सर, लालचंद तिवारी मेरा नाम है और जौनपुर प्रेमापुर से मैं आपकी वीडियो देखता हूं। तो भाई लालचंद तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, इनका जो आईडी है वो यहाँ पे शो हो रही है, लव इज़ लाइफ करके, और ये लिखते हैं कि हेलो सर, मेरे दादाजी का बर्थडे है 29 सितंबर को, प्लीज़ विश कर दो। तो भाई अपना नाम भी मेंशन कर देते, दादा का नाम भी मेंशन कर देते तो अच्छे से विश कर देता। बहरहाल आपके दादा को मेरे और मेरे व्यूवर्स की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। उसके बाद में दोस्तों जो अगला कमेंट्स किया है ये किया है यूज़र पोथरी नाम से इनकी आईडी है, और ये लिखते हैं कि आपका जो वीडियो है अच्छा है और मैं बेंगलोर से आपकी वीडियो को देखता हूं। तो भाई मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप हमारे वीडियोस पे लगातार प्यार दे रहे हैं। उसके बाद में भानु सिंह है, ये लिखते हैं वेरी नाइस सर, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुबोध कुमार लिखते हैं कि नाइस वे टू एक्सप्रेस द स्टोरी, कीप गोइंग अहेड, माय बेस्ट विशेष आर विथ यू। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके से हमारे साथ दे रहे हैं और लगातार हमारे चैनल को जो कि अभी ग्रोइंग फेस में है उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप अपने वीडियोस में अपने दोस्तों के साथ में हमारे वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। और उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये किया है सन्नी मेहरा जी ने, और ये लिखते हैं कि सर अब आपकी तबीयत ठीक है ना। तो भाई देखो तबीयत तो ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऑपरेशन की थोड़ी टेंशन है, और वो ऑपरेशन उसके लिए डॉक्टर ने डेट दे दी है। जैसे ही मैं ऑपरेशन कराऊंगा आपको उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। और सन्नी मेहरा आगे लिखती हैं, और हाँ जब आप लुधियाना आओगे तब बताना ज़रूर, डिनर की पार्टी मेरी तरफ से होगी आपको। तो भाई सन्नी मेहरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जब भी मैं लुधियाना आऊँगा आपके जो पार्टी है वो मैं ज़रूर करूँगा और आपको मैं इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये इन्होंने किया है, अब्दुल जकाउल्ला नाम है इनका, और ये लिखते हैं कि सर मेरा नाम ज़रूर बोल दीजिएगा। तो अब्दुल जकाउल्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ये लिखते हैं कि भाई आपकी जो कहानी है ये बहुत अच्छी लगती है और मैं रोज़ सुनता हूँ आपकी कहानी सीतापुरी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका। और उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है अभिमन्यु पांडे का, और ये लिखते हैं मैं सूरत से हूँ और आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ। तो भाई अभिमन्यु पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो अगला कमेंट है ये कमेंट्स है एजे गेमिंग करके इनकी आईडी है, और ये लिखते हैं नमस्ते सर जी, मैं सीजी से हूँ और आपकी कहानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और लगातार मैं आपकी कहानी को देखता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो अगला नाम है यहाँ पे यह है कापी श्राय करके, और ये लिखते हैं हाय सर आपका स्टोरी टेलिंग अच्छा है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में ओलबर मचादो ये लिखते हैं थैंक यू वेरी मच शाबेज मलिक जी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और अपने कमेंट्स कर रहे हैं। और उसके बाद में टाइटल गेमिंग वायरल अगला जो कमेंट्स करते हैं ये लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है और आपको धन्यवाद लालचंद तिवारी जौनपुर प्रेमापुर से। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके से कमेंट्स लगातार कर रहे हैं और अपना जो प्यार है हमारे साथ बनाए रखे हुए हैं। उसके बाद में मिस्टर एक्सप्लोसिव ये लिखते हैं सुनाने का जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये कमेंट्स है मोस्ट ऑफ क्राइम स्टोरीज आर फ्रॉम यूपी एंड एमपी, व्हाई डोंट यू कवर अदर स्टेट्स। तो सुशील नाग करके इनका नाम है। तो भाई सुशील जी मैं आपसे कहूँ तो क्राइम जो होता है ये अक्सर किसी स्टेट या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर नहीं होता है, बल्कि क्राइम कहीं भी हो सकता है। और दोस्तों उसी क्राइम को हम कवर करते हैं और हर स्टेट में जो भी जहाँ भी क्राइम होता है मैं कवर करके उसकी स्टोरी लेके आता हूँ।
और भाई उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है दिलीप कुमार जी का, और ये अपना नाम लिखते हैं, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये लिखते हैं, माय नेम इज़ सोहन सिंह गर्ल, आई एम फ्रॉम हांगकॉन्ग, आई एम एवरी डे लिसनिंग योर स्टोरी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोहन सिंह जी। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है जीवन ठाकुर करके इनकी आईडी है, और ये लिखते हैं, भाई तुम प्राखर सर की कॉपी कर रहे हो और थोड़ा स्टाइल चेंज करो, आप अपने वर्ड के साथ स्टाइल स्टूडियो भी उसको जो कॉपी किया है वो भी बंद करो। तो भाई देखो स्टूडियो मैंने कॉपी नहीं किया है, और मेरा पहले भी स्टूडियो ऐसा ही था, और साथ के साथ जो बोलने का अंदाज़ है ये प्राखर सर का अलग है, मेरा अलग है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है प्रमित कुमार जी का, और ये लिखते हैं, सर नमस्कार जी, आज मेरे भाई अमित पूनिया और भाभी काजल की एनिवर्सरी है दिनांक 30/9/2023। तो सर नमस्कार जी, और 30/9/2023 को आपकी भाभी काजल जी और अमित पूनिया जी, आप दोनों की जो सालगिरह है, जो एनिवर्सरी है, उसकी ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये लिखते हैं, नमस्कार सर जी, मैं सऊदी अरब से देख रहा हूँ, वैसे राजस्थान से हूँ, आप कोई क्राइम राजस्थान का भी कभी कभी बताया करो, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत भाई। और राजस्थान की भी आई थिंक मैंने एक स्टोरी कवर की है, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जाहिद जो कि नेपाल से हैं, ये लिखते हैं, यू विल डू मिलियन सब्सक्राइबर वेरी सुन। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके का प्यार बना रहे हैं। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है दीपक लिखते हैं, हेलो सर, लिसन फ्रॉम मलेशिया, आई एम फ्रॉम नेपाल। तो दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये कमेंट्स है देव कुमार लिखते हैं, वेरी नाइस जी, देव कुमार जैतरा बिजनौर यूपी से, वॉइस आपकी अच्छी है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सन्नी त्यागी जी आगे लिखते हैं, नमस्कार सर, रेनू सुनील त्यागी सियाना बुलंदशहर से। तो रेनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप हमारे चैनल पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं और लगातार अपना प्यार बनाए हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, ये थे आप लोगों के कमेंट्स, और कल के दिन आप लोग आज की जो वीडियो पड़ेगी इस पर जो भी कमेंट्स करना चाहें कर सकते हैं। किसी का बर्थडे है, किसी की सालगिरह है, या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं और आप हमारी स्टोरीज़ को कहाँ से देखते हैं आप लोग ज़रूर लिखिएगा। और किसी को विश करना चाहते हैं तो उनके बारे में भी, लेकिन नाम थोड़ा सा साथ में लिख दिया करें, और क्योंकि आईडी के नाम से नाम पढ़ते हैं तो मिसमैच होता है और कई बार पढ़ने में भी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग कॉमेंट्स के अंदर ही नाम लिख दिया करें। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी, बताने का तरीका कैसा लगा, वो भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम कहानी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ख्याल रखें, आस पड़ोस के लोगों का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।